अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जारी और सारी है। इमरान खान साहब ने बहुत अहम और बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया है। उस ऐलान के बारे में बताएंगे कि क्या ऐलान है। दूसरा, दो तीन चीज़ों के हवाले से उन्होंने एतराफ़ कर लिया है जो DGISI ने कहा था। कौन सी बातें हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनका उन्होंने एतराफ़ कर लिया है, इस पर भी बात कर लेते हैं। और फैसल वावदा की बात कैसे सच साबित हो गई है, जो वो कह रहे थे कि खूनी लॉन्ग मार्च होने जा रहा है और यहाँ पे लाशें गिरेंगी, जनाजे गिरेंगे और यहाँ पे हालात ख़राब होने का ख़दशा है। इस बात की भी तस्दीक एक तरह से हो गई है। दूसरा, राना सनाउल्लाह ने आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हुआ ये है कि अली अमीन गंडापुर, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर बराए कश्मीर अबूर थे, उनकी एक ऑडियो टेप लीक हुई है जो कि एक नामालूम फ़र्द के साथ, नामालूम शख्स के साथ थी, जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि कुछ असलहा चाहिए उनको और कुछ बंदों के लिए रहायश भी चाहिए। ये ऑडियो आप सुन लें, फिर इसके बाद इस पर तबसरा करते हैं। ये अली खान सर क्या पोजीशन है? सर पोजीशन तो A1 है। आप सुनाए। बंदूकें कितनी हैं? बहुत हैं। लाइसेंस भी बहुत हैं। बंदे बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं। यहाँ पे साथ करीब तरीके कॉलोनी है, तो जहाँ पे कारबान में घुस जाए ये तो हो जाए। उधर का साथ कौन सी करीब तरीके कौन सी है वो आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस्लामाबाद पिंडी के बाद टूलपादे के बाद लेफ्ट साइड पे टॉप सिटी है, कैपिटल है, कौन सी है? टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी है। बताएं। टॉप तो एयरपोर्ट पे है ना? टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पे है ना। मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। मैं मुझे मिला हुआ है, वो मिला हुआ है नक्शा। मैं बंदे और सामान रेडी रखें आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। बस रास्ते में है इंशाल्लाह। जी, अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी उनको बंदे भी चाहिए, असलहा भी चाहिए और रहने के लिए जगह भी चाहिए। दैट मीन्स भाई, अगर आप पूरा अमन मार्च करना चाह रहे हैं तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत ही है। और फिर बॉर्डर का भी पूछ रहे हैं कि कौन सा बॉर्डर लगता है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान, टॉप सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी की भी बात कर रहे हैं। असलहा आपको किस लिए चाहिए? राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि गुजरात में भी बंदूकें इकट्ठी हुई हैं, जिसके बारे में परवेज़ इलाही और पंजाब हुकूमत को बता दिया गया। उन्होंने कहा कि ये जो चीफ सेक्रेटरीज हैं प्रोविंसेस के, उनकी जिम्मेदारी है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि KPK के चीफ सेक्रेटरी को और दिगर हुकाम को, सरकारी हुकाम जो है, उनको इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और अगर हालात इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान ख़राब होते हैं तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इन्हीं सरकारी अफसरान पर होगी। ये बड़ी एक ख़तरनाक बात है। ख़तरनाक रुझान इस तरह से है कि फैसल वावदा पहले ही इस बारे में इंडिकेट कर चुके हैं, वार्न कर चुके हैं कि PTI चाहती है, या PTI के अलावा कुछ शरपसंद रासिर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस लॉन्ग मार्च में लाशें गिरे। डेफिनेटली अगर लॉन्ग मार्च की ओवरऑल बात की जाए तो अभी तक ये लॉन्ग मार्च बुरी तरह से नाकाम हो गया। कोई मुतासिर को नंबर नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इनको कोई ऐसा कवरेज नहीं मिल रही है। पैमरा ने इनको बैन किया था, लेकिन वो डिलेड बैन था, यानी कि अगर इमरान खान साहब कोई बात करते हैं तो वो लाइव बात नहीं टेलीकास्ट होगी, बल्कि उसको डिले के साथ टेलीकास्ट किया जाएगा। ये फिर भी एक बहुत बड़ी डिस्काउंट है जो इमरान खान साहब को अनलाइक नवाज शरीफ मिली है। नवाज शरीफ साहब को तो जब डिसक्वालीफाई किया गया था उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया था। तो अभी छुट्टियां होने के बावजूद, यानी वीकेंड होने के बावजूद, कोई मुतासिर को नंबर नहीं है। बदनज़मी, बदनज़मी भी आपको नज़र आ रही है। बदनज़मी इस तरह से कि कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं नज़र आ रहे हैं। असद उमर साहब की एक वीडियो भी मंजर आम पर आई, फैसल जावेद और हमाद अजहर की भी वीडियो सबके सामने है, सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी नज़र आ रही है कि आपस में भी कोऑर्डिनेशन की खासी कमी है। असद उमर साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है कि जनरेटर नहीं था। जनरेटर के हवाले से वो हमाद अजहर को डांट रहे थे या गुस्सा कर रहे थे कि सेकंड जनरेटर नहीं है। आप इतना बड़ा लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब किस तरह से ब्रैक कर रहे थे, बूस्ट कर रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त हमारी तैयारी है। आपकी ये तैयारी है कि ना तो जनरेटर है आपके पास दूसरा और ना ही आपके पास बंदे हैं। तो लॉन्ग मार्च की नंबर्स के एतबार से तो गेम एक तरह से ख़त्म हो गई है। अगले 2-3 दिन में क्या मोमेंटम बनता है ये देखना होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया में एक भरपूर किस्म की और हैवी किस्म की कैंपेन भी लॉन्ग मार्च के अगेंस्ट और PTI के अगेंस्ट लॉन्च हो गई है, जो कि डेफिनेटली गवर्नमेंट ने की है। और गवर्नमेंट कह रही है कि वालिदा इनको वार्न कर रही है, शहरियों को वार्न कर रही है कि ये बेसिकली इंतशार की सियासत करने आ रहे हैं PTI वाले। और पिछला जो 25 मार्च का लॉन्ग मार्च था
उसमें भी 25 मई का लॉन्ग मार्च था, उसमें भी बहुत सारे जो सरकारी अहलकार थे पुलिस के या दीगर एजेंसीज़ के, उनको मारा पीटा गया था, उनको ज़ख्मी किया गया था। तो अब हुकूमत ये रिक्वेस्ट कर रही है, ये अपील कर रही है, दरख्वास्त कर रही है कि अपने बच्चों को, अपने भाइयों को बिल्कुल ना लॉन्ग मार्च में भेजें, वरना हालात ख़राब होंगे। और ये मुल्क को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है और ये गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं मुल्क को। और दूसरा, उन्होंने एक बात की और भी वजाहत कर दी है राना सनाउल्लाह ने। उन्होंने कहा है कि हम किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं इस वक्त, मुज़ाकरात की पेशकश हमने PTI को नहीं की है, लेकिन हमने एक कमेटी काबीना की बना दी है, 13 रुकनी ये काबीना की कमेटी है, और अगर PTI मुज़ाकरात करना चाहती है तो वो करे। दूसरी तरफ फवाद चौधरी कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात हुकूमत के साथ उसी वक्त करेंगे जब कोई इलेक्शन की डेट दी जाएगी हुकूमत की जानिब से, वो बहरहाल मिलना मुमकिन नहीं है। तो ये जनाब लॉन्ग मार्च के हवाले से है। और लॉन्ग मार्च के हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि कई अहम मुतअद्दिद रहनुमा जो है वो गायब थे और उन्होंने आज पार्टिसिपेट नहीं किया लॉन्ग मार्च पे। कल वो बहरहाल नज़र आ रहे थे, लेकिन नंबर कोई इतना बड़ा नहीं है। अब मुरीदके की तरफ लॉन्ग मार्च रवां है, पहुंच ही गया होगा। मुरीदके के पहुंचने के बाद वहां पे स्टे किया जाएगा और उसके बाद फिर कल दोबारा 11 बजे से स्टार्ट किया जाएगा। तो लॉन्ग मार्च की तो इस वक्त की सूरत हाल ये है। कोई खातर खा रिज़ल्ट लॉन्ग मार्च से तो निकलता नज़र नहीं आ रहा। जो इब्तदाई प्लानिंग की गई थी कि नंबर बड़ा होगा तो कामयाबी मिल जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को मजबूर कर दिया जाएगा कि वो इलेक्शन की डेट दे या आर्मी चीफ के हवाले से कोई ना कोई मुज़ाकराती अमल शुरू किया जाए। वो तो सिलसिला अब इस वक्त तक ख़त्म हो गया। दूसरा, इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के हवाले से एक अहम ऐलान किया है। अहम ऐलान इसलिए है और क्यों किया है? अहम ऐलान उन्होंने ये किया कि हम रेड जोन में नहीं दाखिल होंगे। ये बड़ा अहम है, बड़ा मस्बत भी है, पॉजिटिव है, बिकॉज रेड जोन में जब भी दाखिल होते हैं तो रेड जोन में एम्बेसीज हैं और बड़ी सारी अहम इमारतें हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बिल्डिंग्स है, तो वो मुनासिब बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी है, पार्लियामेंट भी वहीं पर है। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है उनकी तरफ से। ये स्टेटमेंट क्यों आया? ये स्टेटमेंट इसलिए आया है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लोगों को आने दिया जाए, इस्लामाबाद पहुंचने दिया जाए, हम रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे। चूँकि लोग उनके पास नहीं है, चूँकि लोगों ने एक तरह से उनके लॉन्ग मार्च को रिजेक्ट कर दिए, लोग उनको वोट मुसलसल दे रहे हैं लेकिन लॉन्ग मार्च में शिरकत करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। छुट्टी होने के बावजूद, वीकेंड होने के बावजूद भी कोई नंबर बड़ा नहीं हो सका है। तो इसलिए कर रहे हैं कि लोग फिर आज़ादी से आ सकेंगे और अगर किसी किस्म की पाबंदी और सख्ती नहीं होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आ सकेंगे। लेकिन वो भी अभी तक तो ये चीज़ हमें पॉसिबल नज़र नहीं आ रही है। और फिर हुकूमत ने एक और भी चाल चली है। हुकूमत ने रेड जोन का जो एरिया है, रेडियस है, वो 0 पॉइंट तक कर दिया। अदरवाइज़ रेड जोन होता है ये मैरियट के चौक से लेके और फिर पार्लियामेंट तक और फिर इस तरह से सेरीना होटल है दूसरी तरफ और मागला का कॉर्नर है, मागला जहाँ पे कौसार कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से लेकर और फिर एंड तक जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का ग्लोब है या फ्रेंच एम्बेसी भी है, वहाँ तक अदरवाइज रेड जोन होता है। लेकिन अब उन्होंने उसका रेडियस बढ़ा दिया, रकबा बढ़ा दिया है। तो अब जो कमिटमेंट कर रहे हैं इमरान खान साहब के रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, तो अब वो 0 पॉइंट से ही पीछे उनको रोका जाएगा। हुकूमत की जानिब से रुकते हैं या नहीं रुकते, ये 4 नवंबर को पता चलेगा। हम क्लियरली बहुत दफ़ा बता चुके हैं, मकसद उनका आर्मी चीफ की तैनाती को इन्फ्लुएंस करना है, इलेक्शन लेना उनका बतवाई नज़र नहीं है। उनको क्या ज़रूरत है? हुकूमत हर रोज़ अनपॉपुलर होती है, तो वो ऐसी सिचुएशन में जब महंगाई वर्ल्ड वाइड काफ़ी बढ़ रही है तो ऐसी सूरत में वो हुकूमत बना के करेंगे भी क्या? बहरहाल मार्च अप्रैल में उनका फोकस ज़रूर है कि मार्च अप्रैल में अगर वो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, तो कम अज़ कम मार्च अप्रैल में उनको इलेक्शंस मिल जाएँ ताकि वो मार्च अप्रैल में नया आर्मी चीफ लगा सकें। जैसे वो कह भी रहे थे कि अप्रैल में जनरल फैज़ साहब ने रिटायर होना है, तो वो चाहते हैं कि वो उनसे पहले इलेक्शंस हो जाएं तो अपनी मर्ज़ी से आर्मी चीफ नेक्स्ट लगा सकें। उनका बहरहाल इतना फोकस होना नहीं चाहिए अदरवाइज़। दूसरा, उन्होंने एतराफ़ किया है जो DG ISI ने 2-3 चीज़ें कही थी। DG ISI ने सबसे पहले कहा था कि जो ऐवान सदर में प्रेसिडेंट साहब मुलाकातें करवाते रहे हैं तो उसमें इमरान खान साहब आते रहे हैं और छुपकर मुलाकातें करते रहे हैं। उन्होंने DG ISI ने इंकशाफ किया था कि ये मुलाकातें ऐवान सदर में हुई हैं आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान और मुल्क की बेहतरी के लिए हुई हैं।
तो पहले तो कोई भी नहीं मान रहा था, लेकिन आज इमरान खान ने भी ये मान लिया है कि बिल्कुल वो मुलाकातें हुई हैं, लेकिन वो अब इसको दूसरा रंग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मुलाकातें छुप कर नहीं हुई, बल्कि मीडिया को नहीं बताया जा सका टाइमिंग की वजह से, या अदरवाइज़ नहीं बता सके। और मकसद इन मुलाकातों का ये था कि साफ़ शफाफ इलेक्शन हो जाए, इंतखाबात हो जाएँ। और लेकिन उनका ये भी मतलब था कि उसमें बहरहाल कामयाबी नहीं मिली है। एक तरह से आर्मी चीफ इस बात पे कन्विंस नहीं हुए हैं कि जल्द इंतखाबात हों। उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि उन्होंने ऐवान सदर में आर्मी चीफ के साथ कई मुलाकातें की हैं, एक नहीं कई मुलाकातें की हैं। दूसरा, उन्होंने बहुत अहम एक एतराफ़ और भी कर लिया। DGISI ने कहा था कि इन्होंने मेरे सामने, इमरान खान साहब ने उनको एक्सटेंशन की पेशकश की थी। इन्होंने जनरल बाजवा को कहा था कि आप लामहदूद मुद्दत के लिए, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ताहयात एक्सटेंशन लेना चाहें तो मैं आपको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ता कि आप जो तहरीक अदम एतमाद है उसको नाकाम बना दें। तो अब उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ कर लिया कि या एक्सटेंशन की बात हो रही है या आर्मी चीफ की बात हो रही है। मैंने कहा अगर आप ये आपको ऑफर करें तो हम भी आपको ऑफर कर देते। मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा को ये कहा था कि अगर आप को ये एक्सटेंशन PDM वाले दे रहे हैं और देंगे अदम एतमाद के बाद, हुकूमत बनाने के बाद, तो मैं भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उनको कहा कि आप रजीम चेंज को रोकें, यानी मेरी हुकूमत ना गिरने दें। यानी उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ कर लिया कि जो मैंने जाली थीरी बनाई थी रजीम चेंज की, उसके हवाले से और तहरीक अदम एतमाद रोकने के हवाले से मैंने आर्मी चीफ को कहा था कि आप इसको रुकवाएं और मुझे तहरीक अदम एतमाद से बचाएं। एक तरह से उन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की, जो आर्मी चीफ ने, कमर जावेद बाजवा ने रिजेक्ट कर दिया और मुस्तरद कर दिया। तो ये एक बहुत ही एक तरह से ख़तरनाक एतराफ़ था कि उन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की, उन्होंने आर्मी चीफ को ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन आर्मी चीफ ने रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था, बेशक इस्टेब्लिशमेंट उसमें इन्वॉल्व थी नहीं थी, डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट के बगैर यहाँ पे पत्ता नहीं हिलता, तो इस्टेब्लिशमेंट तो इन्वॉल्व थी, लेकिन अमेरिका वाली थीरी मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, मैं भी नहीं मानता हूँ। तो एक तरह से उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ कर लिया है कि मैंने उनको तहरीक अदम एतमाद रोकने के लिए ये पेशकश की थी कि वो तोसी ले लें, लेकिन मुझे घर जाने से, फ़ारग होने से बचा लें। तो ये है जी अहम चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो वीडियो लॉग अगर आपको पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।